अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे और डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट किया था और उसकी फर्स्ट एग्जांपल जो है मैथ स्प्रिंग सिस्टम, उसको हमने डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है कि अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज वेलोसिटीज 5 feet per second and 4 feet per second when its distances from centers are 12 feet and 13 feet। मतलब जब वो 12 फीट पर होगा ऑसिलेटर, उस वक्त उसकी वेलोसिटी 5 है, और जब वो मीन पोजीशन से 13 फीट के डिस्टेंस पर होगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 है। तो फाइंड द पीरियड ऑफ मोशन, हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस में ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। जी, इसको सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी का हमने कल फार्मूला डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होती है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट हमें वेलोसिटी जो है ना वो दी हुई है 5 और डिस्टेंस कितने 12 फीट। तो इस फार्मूले के अंदर हम वेलोसिटी की वैल्यू 5 पुट करते हैं और x जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम 12 पुट कर देते हैं। 12 का स्क्वायर जो है वो 144 बन जाएगा, और दोनों तरफ इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ जो स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आ जाएगा। तो ये हमने जो फर्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर जो पर्टिकुलर चीजें थी वो हमने इसके अंदर पुट कर दी है। इसी तरह सेकंड पॉइंट पे आपको वेलोसिटी 4 दी हुई है और डिस्टेंस 13 दिया हुआ है। तो 4 वेलोसिटी और 13 डिस्टेंस इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मजीद इसमें से जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों इक्वेशंस को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, देन वी गेट 9 इज इक्वल टू 25 ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास 3/5 निकल आएगी। और हमें ये पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो इक्वल होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 3/5 ये पुट कर देते हैं तो टाइम पीरियड आपके पास निकल आएगा 10 पाई डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए जो है, ए ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है अ पार्टिकल मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इट्स मैक्सिमम स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज 24 मीटर पर सेकेंड। हमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सीलरेशन दे दिया हुआ है, तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी पीरियड ऑफ द मोशन फाइंड आउट करना है। जी, मैक्सिमम वेलोसिटी का भी हमने कल वाले लेक्चर में फार्मूला देखा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला होता है ओमेगा ए, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, और जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी हमें गिवन है और मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी है। दोनों इक्वेशंस के अंदर आप दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन जाएगी ओमेगा ए इज इक्वल टू 6। याद रखें यहाँ पर ए जो है ये आपके पास एम्पलीट्यूड है। सेकंड इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू 24। इन दोनों इक्वेशंस को जब आपस में डिवाइड कर देते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस,
ए भी कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा कैंसिल होगा, 24 जब वो 6 पे डिवाइड होकर, तो ओमेगा जो है ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का वही फार्मूला 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा पुट करके, तो ये पाई/2 आपके पास टाइम पीरियड निकल आया। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट आपके पास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम। A simple pendulum is also an example of simple harmonic motion. A simple pendulum consists of a mass m at the end of an inextensible massless string or rod. Inextensible का मतलब होता है कि जब आप उसको उस स्ट्रिंग को उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो उसकी लेंथ में इजाफा ना हो। अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जैसे रबड़ होता है, तो रबर की सूरत में उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, वो एक्सटेंसिबल होता है। तो हमने जो स्ट्रिंग लेनी है ये इनएक्सटेंसिबल हो, मतलब अगर उस स्ट्रिंग के साथ मैस लटकाएं तो उसकी लेंथ में इजाफा नहीं होना चाहिए। लेंथ हमने उसकी एल सपोज की है। तो ये मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ ये एक मैस हमने लटका दिया है, तो ये एक सिंपल पेंडुलम की सूरत बन गई। इफ द मैस एम इज पुल्ड असाइड एंड रिलीज्ड, अगर हम इसको पकड़कर एक तरफ ले जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो ये मैस जो है ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब इस पोजीशन पर हम इसको ले आए तो यहां से छोड़ेंगे तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो इसकी ये वाली जो पोजीशन है ये इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी जब ये मूव नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब ये यहां पर आएगा इस पोजीशन में, तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। मजीद, एट एक्सट्रीम पोजीशन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द mass m। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो यहां पर इस पर दो फोर्सेस लग रही है। एक वेट mg है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड टेंशन t एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर जो तनी हुई डोरी होती है, स्ट्रेस स्ट्रिंग होती है, उसके अंदर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको हम टेंशन वाली फोर्स कहते हैं। तो ये टू फोर्सेस है, एक उसका वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक उसमें टेंशन है। अब ये दोनों फोर्सेस ना तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ना ही एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को फुलफिल करवाना चाहते हो तो फिर आप फोर्सेस को रिजॉल्व करके आप उनको सेम डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो मजीद हम सपोज कर लिया कि वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो इफ वी रिजॉल्व वेट एम जी इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एम जी साइन थीटा तो और एम जी कॉस थीटा, ये थीटा के साथ जो एम जी कॉस थीटा बन जाएगा, थीटा के ऑपोजिट जो है वो एम जी साइन थीटा बन जाएगा। यहाँ पर जो एम जी कॉस थीटा है और जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, दोनों एक लाइन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो पीछे आपके पास जस्ट एक फोर्स बच गई, दैट इज एम जी साइन थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन की डायरेक्शन में है। तो ये जो फोर्स का या वेट का कंपोनेंट है प्लेज द रोल ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। तो सिंपल पेंडुलम में रेस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करने वाली जो फोर्स होती है वो उसका पेंडुलम का वेट होता है। और वेट का कौन सा कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा। अब ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज बन सकता है कि सिंपल पेंडुलम में रेस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कौन करता है, तो वेट का एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट F is equal to minus mg sin theta. Negative indicates that this is opposite to the distance. This force is opposite to the distance. मतलब मीन पोजीशन से हम एक्सट्रीम तक ले गए थे, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी, बट फोर्स उसके ओपोजिट है। जी नेक्स्ट हम सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है उसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो हमने अभी रेस्टोरिंग फोर्स को देखा कि F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा होता है।
यहाँ पर एफ को आप न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से एम ए लिखेंगे। एम दोनों साइड्स पे है तो एम को आप कैंसल आउट कर दें, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव होता है, तो इसको हमने डेरिवेटिव की सूरत में लिख लिया। मजीद यहाँ पर ये जो एस है, एस जो है ना, ये डिस्टेंस है जो वो मैस कवर करके एक्सट्रीम पोजीशन तक गया था। दोबारा मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये पेंडुलम है और इसकी लेंथ एल है। इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गए, मेकिंग एन एंगल थीटा, और एक्सट्रीम से मीन तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने एस सुपोज कर लिया हुआ है। अब अगर इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम आपको एक सेक्टर की सूरत में नजर आ रही है। सर्कल का जो पार्ट होता है ना, सेक्टर, तो यहाँ पर जो लेंथ है, ये वाली पेंडुलम की लेंथ, ये उस सर्कल का रेडियस का काम कर रहा है, और ये जो एस है ये आर्क लेंथ है इसकी, और ये थीटा सेंट्रल एंगल है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रिलेशन पढ़ा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। बट वहां पर एल आपने इसको नाम दिया हुआ था और इसको आपने आर का नाम दिया हुआ था। तो अब वही रिलेशन यूज करेंगे, तो यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू एल थीटा। तो ये जो ऊपर डिस्टेंस एस था इसको आप एल थीटा से रिप्लेस कर दे। एल जो है ये कांस्टेंट है, लेंथ है ना पेंडुलम की, और पेंडुलम की ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, तो इसका मतलब है लेंथ जो है वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। तो लेंथ जो है ये कांस्टेंट है, इसको मैंने आउटसाइड ले लिया तो डेरिवेटिव जस्ट थीटा का आएगा। ये एल इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। राइट साइड को भी आप लेफ्ट साइड पर ले जाएं। और यहां पर एक और बात कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा अप्रोचेस टू थीटा, तो इसको मैंने थीटा के इक्विवेलेंट ले लिया हुआ है। तो अभी आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आ गई, या इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो डी की ये जो जी ओवर एल है दूसरी तरफ जाके नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पर आयोटा आ जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल आए हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, इसके डिफरेंट केसेस है, 3 केसेस होते हैं कि जो रूट्स होते हैं वो डिफरेंट और रियल हो, सेम हो और रियल हो, या फिर कॉम्प्लेक्स हो। तो ये कॉम्प्लेक्स वाला केस बनता है और इस केस में आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम इनिशियल कंडीशंस बनाएंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि थीटा की किसी वैल्यू के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर थीटा नॉट, मतलब टी इज इक्वल टू जब 0 था तो आपके पास थीटा की कोई स्मॉल वैल्यू थी, सपोज कर लिया हमने, लेकिन थीटा जो था उसमें टाइम के लिहाज से चेंज नहीं आ रहा था, मतलब उसकी वेलोसिटी, इन अदर वर्ड्स एंगुलर वेलोसिटी 0 थी उस वक्त। तो ये इक्वेशन है, इसके अंदर ये आपने बारी बारी, पहले हम थीटा नॉट और टी 0 लेंगे, उसके बाद ये डेरिवेटिव को 0 के साथ लेंगे। तो पहले हम थीटा को थीटा नॉट ले लेते हैं और टी को 0 ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे थीटा को थीटा नॉट कर दिया और टी को 0 करेंगे तो cos 0 1 हो जाता है, तो जस्ट ए बचेगा। और सेकंड टर्म के अंदर साइन 0 जो है वो 0 बन जाता है, तो ए की वैल्यू निकल है थीटा नॉट। पहला कांस्टेंट आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब दूसरी कंडीशन है डी थीटा ओवर डी टी। पहले आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वहां से डी थीटा ओवर डी टी फाइंड आउट कर लिया हमने। तो इसके अंदर भी डी थीटा ओवर डी टी को आप 0 लेंगे और टाइम को भी 0 लेंगे, तो उस सूरत में यहां से b इक्वल टू 0 निकल आता है। तो b को 0 रखें, a को a नॉट रखें, तो ये आपके पास पोजीशन निकल आई, डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल आया सिंपल पेंडुलम का। एंगुलर इसलिए निकला है कि क्योंकि जो पाथ है ना उसका,
मैस के मूव करने का पाथ है वो सर्कुलर पाथ था, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल आया। टाइम पीरियड के लिए, अच्छा अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड निकालना चाहते हैं तो उसमें कॉज और साइन का पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन अगर जो एंगल का वेरिएबल है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर 2 पाई को उस कांस्टेंट पर हम डिवाइड कर देते होते हैं। तो इसलिए यहां से टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई को हमने g/l के स्क्वायर रूट से डिवाइड किया तो ऊपर जाकर ये उल्टा हो जाएगा और l/g का स्क्वायर रूट बन जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसको उल्टा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी सिंपल पेंडुलम की। जी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिंपल पेंडुलम की, उसका फार्मूला मैंने लिख दिया, प्रूफ नहीं किया, जस्ट मैंने इसका फार्मूला राइट कर दिया है। और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो है सिंपल पेंडुलम की, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमने चेंज कर दिया है। मतलब इसको आप लिखेंगे ना ds/dt, जो पीछे आपने अभी देखा वेलोसिटी जो थी ये पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव होते तो ds/dt आएगा, और s की वैल्यू आप l और थीटा पुट करेंगे तो l जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर आउटसाइड आ जाएगा, तो उसको आप फिर इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा यहाँ पर कुछ बातें याद रखने के लिए, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो तो एक्सीलरेशन इज ग्रेटेस्ट एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। जो एक्सट्रीम पोजीशंस है वहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन 0 होगा। मतलब एक्सट्रीम से जैसे जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी और मीन पोजीशन पर 0 हो जाएगा। वेलोसिटी इसके अपोजिट है, वेलोसिटी जो है एक्सट्रीम पर 0 होती है, क्योंकि वो जो पेंडुलम होता है वो एक्सट्रीम पर जाकर थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो मीन पोजीशन पर ये सॉरी एक्सट्रीम पर 0 होती है और मीन पर मैक्सिमम होती है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी चूंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है तो एक्सट्रीम पे डिस्टेंस या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे ज्यादा होगी और एक्सट्रीम पे 0 होगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है हर जगह पर वो कांस्टेंट होगी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें होल्ड करेगा। जी नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपने पीछे पढ़ा है, जब हम स्प्रिंग मैस सिस्टम ले रहे होते हैं या सिंपल पेंडुलम ले रहे होते हैं, उस वक्त जो नेचुरल फोर्सेस है उनको हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब वो आइडियल केस ले रहे होते हैं। देखिए जब पेंडुलम है ना, तो पेंडुलम जब मूव करेगा थोड़ी देर के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। जब हमने पीछे पेंडुलम को डिस्कस किया है तो हमने एयर फ्रिक्शन को उसमें इंक्लूड नहीं किया। इसी तरह जब हम मैस स्प्रिंग सिस्टम को देख रहे थे तो उसमें हमने जो जिस फर्श के ऊपर वो जो मैस है वो स्लाइड करता है, मूव करता है, उसकी फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया था। अगर वो मतलब वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है तो भी हमने एयर फ्रिक्शन जो है इग्नोर कर दी थी। तो वो हमारे पास थे आइडियल केसेस, लेकिन डेली लाइफ के अंदर ऐसा नहीं है। डेली लाइफ में तो अदर फोर्सेस भी एक्ट कर रही होती हैं। तो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो किसी रेजिस्टिव मीडियम की मौजूदगी में होता है। ठीक है, रेजिस्टिव मीडियम से मुराद जैसे एयर है। अब एयर जो है ये रेजिस्टिव मीडियम है। ठीक है, तो जो सिंपल पेंडुलम है जब ये मूव कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, तो उस वक्त इसकी जो मोशन है वो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि वहां पर एयर प्रेजेंट होती है।
तो इसीलिए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर एयर जो है ये रेजिस्टिव मीडियम है। इसी तरह मोटरसाइकिल के या कार के जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हियर पिस्टन ऑफ शॉक एब्जॉर्बर ऑसिलेट इन ऑयल, मतलब विस्कस फ्लूइड होता है, ऑयल मोस्टली होता है, जिसके अंदर उस शॉक एब्जॉर्बर का पिस्टन जो होता है मूव कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है। तो ये भी एक रेजिस्टिव मीडियम के अंदर ऑसिलेशंस होती हैं। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हमने आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन लिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स इन्वॉल्व थी जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स का नाम दे रहे थे। तो जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसमें जो स्प्रिंग की इलास्टिक फोर्स होती है वो इलास्टिसिटी होती है, उसकी वजह से रेस्टोरिंग फोर्स होती है। सिंपल पेंडुलम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये रेस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन अब डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब बात करेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स तो उसमें होगी होगी, उसके अलावा जो रेजिस्टिव मीडियम की फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी उसमें शामिल हो जाएगी। तो इसका मतलब है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बॉडी के ऊपर एक नहीं बल्कि दो फोर्सेस अमल करेंगी। तो पहली रेस्टोरिंग फोर्स है, दूसरी आपके पास डैम्पिंग फोर्स है। अब डैम्पिंग फोर्स जो है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? देखें, जब हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं तो रोड के ऊपर जा रहे होते हैं, हमें हवा थोड़ी लगती है। जैसे जैसे मोटरसाइकिल की स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं तो आगे से एयर फ्रिक्शन भी ज्यादा हो रही होती है। तो ये याद रखें, जो एयर फ्रिक्शन या डैम्पिंग फोर्स है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो वो डैम्पिंग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। तो उस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके इसमें ये कांस्टेंट बीटा इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस बीटा को आप कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग के नाम से जानते हैं। तो टोटल फोर्स इन दोनों फोर्सेस का सम होगी। तो F इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एफ डी की भी वैल्यू पुट कर दी, एफ आर की भी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर एक्सिलरेशन जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव होता है। वेलोसिटी जो होती है ये डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। तो इन दोनों को आप डेरिवेटिव्स की सूरत में लिखेंगे तो ये आपके पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में किसी पेपर में पूछा गया है, एफपीएससी के पेपर में भी पूछा गया है कि डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये उसके लिए। और जो हमने ओनली आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था उसके अंदर ये बीच वाली टर्म नहीं होती, तो वो भी आपने याद रखनी है, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, नेक्स्ट हम इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोनों साइड्स पर आपने m से डिवाइड कर दिया हुआ है। तो मजीद आपने ये जो बीटा ओवर m है इसको एक कांस्टेंट 2 गैमा से डिनोट कर दिया। k ओवर m को जैसे हमने प्रीवियस उसमें किया था उसी तरह इसको ओमेगा स्क्वायर सपोज कर लिया। तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में बन जाएगी। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस 2 गैमा डी प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये सेकंड ऑर्डर सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है डी में। तो डी के लिए इसे जब आप सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला तो उसके मुताबिक ये डी की वैल्यूज, ये 2 वैल्यूज निकल आएंगी। अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर जो वैल्यू है उसका हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कैसी है। तो इस लिहाज से 3 केसेस बन जाएंगे। स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम पॉजिटिव हो, स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम नेगेटिव हो और स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम जीरो हो। इस लिहाज से ये आपके पास 3 केसेस बन जाते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके भी 3 केसेस हैं।
ये मैंने साइड नोट के ऊपर रिकॉल करने के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप उसको डी के जो दो रूट्स निकालते हैं वो दोनों डिफरेंट हो, तो एक्स जो है या सोल्यूशन जो है वो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, और अगर दोनों सेम रूट्स आ जाते हैं फिर सोल्यूशन इस शक्ल का होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स दोनों निकल आते हैं फिर ये रूट्स इस तरह के होंगे। अब ये हमने सिंपल पेंडुलम वाला जो था उसके अंदर ये वाले कॉम्प्लेक्स रूट्स निकले थे, बट यहाँ पर जीरो था, तो ये ई रेज टू पर जीरो जो है ये वन होकर ये वाला उसमें सोल्यूशन निकला था ए और बी पर मुश्तमिल। जी फर्दर ये तीनों केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला केस कहलाता है ओवर डैम्पिंग। जब डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए ऑसिलेटिंग फोर्स की निस्बत, मतलब जो रेजिस्टिव मीडियम की फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर बॉडी ऑसिलेट नहीं करती। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं, अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को एक पानी के अंदर पकड़ लेते हैं, एक ड्रम भरा हुआ है पानी का, तो सिंपल पेंडुलम को आप उसके अंदर ले जाते हैं, फिर आप उसको मीन पोजीशन से पकड़कर एक्सट्रीम किसी भी जगह पर ले जाकर छोड़ते हैं, तो ये तो पानी के अंदर तो ऑसिलेट नहीं करेगा ना, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी वापस असल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस सूरत में वाटर की जो डैम्पिंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा है एयर की निस्बत, इसलिए वो ऑसिलेट नहीं करेगा। और मैथमेटिकली इसके अंदर इसको हम यूं डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, तो उस केस में जो सोल्यूशन बनता है वो आपके पास ओवर डैम्पिंग कहलाता है और बॉडी ऑसिलेट नहीं करती। तो ये फर्स्ट वन केस बन गया जो ऊपर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए लिखा हुआ है। ये दोनों रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स को आप बारी बारी ई की पावर में एक एक रूट लेंगे फिर दूसरी दफा दूसरा लेंगे। मजीद इसमें ई रेज टू पावर माइनस गैमा जो है वो कॉमन ले लेते हैं। इन दिस केस डैम्पिंग फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज एंड नो ऑसिलेशंस टेक प्लेस, सो मोशन इज एपीरियोडिक, मतलब एपीरियोडिक का मतलब होता है नॉन पीरियोडिक, एंड नॉन ऑसिलेटरी, दिस इज कॉल्ड डेड बीट्स। इसी तरह सेकंड आपके पास जो केस है इसको क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं, मतलब जो क्रिटिकल डैम्पिंग भी, इसमें भी जो रेजिस्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा होती है। तो when the damping force is equal to the oscillating force, the body does not oscillate and comes to rest। तो इसमें भी बॉडी ऑसिलेट नहीं करेगी। तो इसमें हमने डी की वैल्यू जो है वो जीरो लेकर दोनों वैल्यूज माइनस गैमा आ गई हैं, तो ये वाला दूसरा केस जो है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें भी देखें कि यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस गैमा टी है, तो टी जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये जीरो को अप्रोच करता जाएगा और पोजीशन जो है वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा। इन दिस केस डैम्पिंग इज आल्सो लार्ज, आल्सो ग्रेटर देन ओवर डैम्पिंग, so in this case oscillations also not take place, so in critical damping mass m returns to the mean position faster than in the over damping, मतलब इसमें ज्यादा तेजी से वो वापिस आएगा। सो मोशन इज आल्सो अपीरियोडिक, मतलब नॉन पीरियोडिक एंड नॉन ऑसिलेटरी। थर्ड केस आपके पास है अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग में जो डैम्पिंग फोर्स होती है वो कम होती है और ऑसिलेटिंग फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इस सूरत में मैथमेटिकली जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज हैं उनको हम नेगेटिव ले लेते हैं, इसीलिए जब डी की वैल्यू जो है उसके साथ आयोटा आ जाएगा, नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट होता है आयोटा होता है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स वाला केस बन गया, इस सूरत में आपका सोल्यूशन जो है वो साइन और कॉस की फॉर्म में आ जाएगा। और साइन और कॉस जो है ये दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये ऑसिलेट करेगा, जबकि ऊपर वाले दोनों में क्रिटिकल में भी और ओवर में भी साइन और कॉस इन्वॉल्व नहीं हुए, जिसकी वजह से वो जल्दी डाई आउट हो जाएगा, डिके कर जाएगा, उसका मोशन ऑसिलेट नहीं करेगा, इसमें ऑसिलेट करेगा। लेकिन ये जो स्टार्ट में एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है इस ये तो टी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये कम होता जाएगा क्योंकि इसकी पावर में नेगेटिव है। तो ये मैंने डायग्राम में दिखाया है कि एम्पलीट्यूड आहिस्ता 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 जीरो होता जा रहा है। तो इस केस में ये करेगा लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता
खत्म हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका कम, इसीलिए पेंडुलम जो है वो एक दफा ऑसिलेट जब करता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्टॉप कर जाता है। जी, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक लास्ट टॉपिक फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस रह गया। इन दोनों को हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, तो कल हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट होगा। तो अभी आप इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वो आप पूछ सकते हैं।